अमीर बेटी का सौदा। अमीर बाप की बेटी शिल्पी को मुकेश पसंद होता है, लेकिन दोनों के बीच हैसियत की दीवार खड़ी होती है। और फिर कहीं नौकरी कर लो ना, क्या हमेशा ये लोहे की सलाखों के पीछे भागते रहते हो? कितनी मेहनत करते हो। शिल्पी, नौकरी से कुछ नहीं होगा। तुम लोगों की हैसियत तक पहुंचना है तो अपना ही बिजनेस करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पापा किसी और से तुम्हारी शादी करवा देंगे। अच्छा, ऐसे किससे करवा देंगे? मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। बोल दिया तो बोल दिया, बस। मुकेश उस बेचारी को समझाता भी तो क्या। दुनिया के रीति रिवाजों से काफी दूर थी शिल्पी। भले ही बड़े बाप की बेटी, लेकिन सादगी इतनी कि क्या कहना। बेटा शिल्पी, कल तुमको देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तैयार रहना। मैंने तुम्हारी माँ को समझा दिया है। घर के सारे नौकर चाकर को वो समझा देगी कि स्वागत कैसे करना है। कैसी बात कर रहे हैं पापा? मैं तो मुकेश से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। मैंने आपको बताया था ना। मुकेश किसका बेटा है? वो स्टील किंग सिंघानिया का, या वो जो बड़े ज्वेलरी वाले हैं मेहता, उनका? नहीं नहीं पापा, वो अपना ही काम करता है, लेकिन एस्टेब्लिश नहीं है अभी। पापा, वो आपके पास तब आएगा जब कुछ बन जाएगा। आप प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। पिता को शिल्पी की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो उससे कुछ नहीं कहते और शिल्पी की माँ के पास जाते हैं। ये संस्कार देकर बड़ा किया तुमने शिल्पी को, और कैसे मैं किसी भिखारी के साथ उसकी शादी कर दूं? कौन है ये मुकेश? मैं जानती हूँ, बड़ा ही होनहार लड़का है। शिल्पी से बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। अरे ऐसे कैसे मैं किसी से भी अपनी बेटी की शादी कर दूं? कोई भी उठकर आए और कहे कि मैं शादी करना चाहता हूं तो मैं शादी कर दूं? कान खोल कर सुन लो, कल उसे अच्छे से तैयार कर देना, क्योंकि जो लड़का मैंने देखा है शिल्पी के लिए, वो करोड़पति घर का बेटा है, समझी? लाख मना करने पर भी शिल्पी को उस लड़के से मिलवाया जाता है जो उसके पिता ने उसके लिए देखा था। देखिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी और से प्यार करती हो, क्योंकि मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन शादी तो हम दोनों को ही करनी होगी, जानती हो ना, ये बिजनेस और ये सारा कुछ। शिल्पी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो लड़का भी किसी और से प्यार करता है। पिताजी, वो भी कह रहा था कि वो किसी और से प्यार करता है। हाँ तो करने दो ना, हमने तो नहीं रोका। तुम अपना देखो, शादी के लिए हाँ कर गया है वो। लेकिन क्यों? अरे वो और मैं दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते, फिर शादी क्यों कर ले? पापा, एक बार सिर्फ मेरे कहने पर आप मुकेश से मिल ले। पिता शिल्पी के कहने पर फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, लेकिन मुकेश को घर बुला लेते हैं। देखो, ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। ये बताओ कि शादी के बाद कहाँ रखोगे उसे? 2 कमरे के मकान में? नहीं सर, मैंने 2 साल के बाद का सारा प्लान कर लिया है। मैंने आयरन इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मेरी खुद की जगह है दादाजी की। बस थोड़ा फंड का अरेंजमेंट हो जाता तो काम शुरू कर देता। अच्छा, मतलब तुम यहाँ फंड रेज करने आए हो? मुकेश समझ जाता है कि उसके पिता शिल्पी की शादी उससे कराने के मूड में नहीं है। फंड आप कभी दे भी नहीं पाएंगे मुझे तो सिर्फ शिल्पी चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता सर। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। वो तो हर पति का धर्म होता है। वो तो मैं किसी से भी उसकी शादी करा दूं, वो उसे खुशी रखेगा। लेकिन देखो, मैं ज्यादा बात को घुमाना नहीं चाहता। वो बड़े घर की लड़की है, उसे काम काज की आदत नहीं। अभी वो समझ नहीं रही, लेकिन तुम तो समझो। मैं किसी भी हालत में शिल्पी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता। मुकेश पिता से लाख मन्नतें करता है, लेकिन वो नहीं मानते। शिल्पी की शादी उस अमीर लड़के से हो जाती है। शादी के बाद क्या हम लोग मेरी माँ के घर चले? मुझे उन लोगों की बहुत याद आ रही है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मसूरी जा रहा हूँ, तुम जा सकती हो। कैसी बात कर रहे हैं? अब हम लोगों की शादी हो गई है, आप कैसे किसी और लड़की के साथ जा सकते हैं? अरे मैंने तो तुम्हें शादी के पहले ही बता दिया था कि मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स है। अब प्लीज ये टिपिकल बीवी वाला रोना धोना शुरू मत कर देना। शिल्पी पिता के घर जाती है और माता पिता को सारी बात बता देती है। इतना गंदा इंसान निकलेगा
मैंने तो सोचा ही नहीं था। अरे क्यों कराई मेरी फूल जैसी बेटी की शादी ऐसे घर में। और तो क्या हो गया, शुरू शुरू में हर घर में ऐसा होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और वैसे भी उन लोगों के साथ हम लोगों की एक बड़ी डील फाइनल हुई है, समझी। उन लोगों से रिश्ता बनाकर रखो, तभी पैसों की बारिश होगी। पापा, अब समझ में आया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुकेश आपके सामने गिड़गिड़ा कर गया कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा, लेकिन आपने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करा दी जो किसी और लड़की से प्यार करता है और शादी सिर्फ समझौते के लिए कर रहा है। पापा, मैं जा रही हूँ, लेकिन इस घर में कभी पैर भी नहीं रखूंगी। आपने मुझे सामान की तरह इस्तेमाल किया। माँ शिल्पी को बहुत रोकती है, लेकिन वो एक नहीं सुनती। कुछ समय बाद, शिल्पी, मुझे नहीं लग रहा कि अब हम दोनों के बीच ये शादी और रह पाएगी। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। वैसे तुम परेशान मत हो ना, तुम्हारे पापा के साथ हम लोगों की डील जो चल रही है ना, वो नहीं रुकेगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तलाक के पेपर में साइन करके। लेकिन एक शर्त है, मैं कहाँ गई ये बात मेरे पिता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। शिल्पी घर छोड़कर चली जाती है। वो एक नौकरी करती है और अपना जीवन खुद संभालती है। लेकिन एक दिन, शिल्पी जी, आपसे मालिक मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों? शिल्पी मालिक के कमरे में जाती है, जहां सामने मुकेश होता है। अरे आपको देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत बड़े आदमी बन गए। थैंक्स, पर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी शिल्पी होगी। तभी वहां शिल्पी के पिता आ जाते हैं। शिल्पी, तुम्हारे बारे में माँ से पता चला। घर चलो बेटा, मुझे माफ कर दो। मुकेश, मैं यहाँ अपनी कंपनी के काम के लिए आया हूँ। तुम्हारी कंपनी की डील अगर हमें नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वैसे अब तुम चाहो तो शिल्पी की शादी मैं तुमसे कराने को तैयार हूँ। बस करिए पापा, ये क्या सौदा लगा रखा है आपने। जिस कंपनी से आपकी डील हो, अपनी बेटी की शादी उसी के घर करा देते हैं। तब शिल्पी मुकेश से माफी मांगती है और वहां से जाने लगती है कि मुकेश उसे रोक लेता है। रुको शिल्पी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये कंपनी, ये नाम सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ही खड़ा किया था। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अंधी सास का सच। निशा की सास अंधी थी, वो ठीक से देख नहीं सकती थी। लेकिन शादी के बाद, माँ जी खाना खा लीजिए, और हाँ, मैं आपको दवाई दे रही हूँ, वो भी खा लीजिए। नहीं नहीं बेटा, तू बस खाना बना ले, मुझे अंदाजा है मैं खुद ही खा लूंगी सब कुछ। रोज सुबह निशा की सास की आदत थी। निशा बेटा, सब्जी दे दे, मैं काट देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आपको चाकू लग सकता है। नहीं नहीं बहू, मुझे अंदाजा है कि कैसे काटना है, काफी वक्त से कर रही हूँ ना मैं। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा बहुत काम करना जरूरी होता है। माँ जी, डॉक्टर ने कहा है तो दे देती हूँ आपको, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। अरे बहू, काम नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा, बिल्कुल ही अपाहिज हो जाऊंगी। निशा सास को वो जो काम बोलती वो करने दे देती है। एक दिन निशा की सहेली का फोन आता है। सास सुन रही होती है कि वो किसी से बात कर रही है। क्या हो गया रमा, हमेशा परेशान से ही क्यों रहती हो? आ जाओ ना कभी मेरे घर पर। अरे नहीं रे, तुझे परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तेरी सास अंधी है। अरे कैसे मैनेज करती होगी तू अकेले। मेरे घर में मेरी सास कोई काम नहीं करती। मैंने तो इनको साफ कह दिया है कि काम करेंगी तो ठीक है, नहीं तो इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगी। निशा की सास सहेली की बात सुनकर डर जाती है। वो बिना निशा का जवाब सुने वहां से चली जाती है। सास के जाने के बाद निशा कहती है, अरे नहीं, मेरी सास तो पूरा काम करती है। वो सब्जी काट देती है तो मैं छोंक देती हूँ, वो आटा गूंथ देती है तो मैं रोटी बना देती हूँ। अरे माँ जी तो झाड़ू भी इतना अच्छा लगाती है कि किसी को लगे ही नहीं कि किसी अंधे इंसान ने झाड़ू लगाया होगा। तू तो किस्मत वाली है। अरे मेरी सास के तो सारे अंग ठीक होने के बाद भी मगरमच्छ की तरह पसरी रहती है, सारा दिन सारी रात। अरे पता नहीं बुढ़िया को इतनी नींद आती भी कैसे है। खैर, वक्त बीतता है
और एक दिन निशा मोहल्ले में पति के साथ जा रही होती है कि सास की सहेली मिल जाती है। अरे आंटी, कैसी हैं आप? कहाँ जा रही हैं? तुम लोगों के घर ही जा रही हूँ बेटा। तेरी माँ ने बुलाया है, कह रही थी बहुत ज़रूरी काम है। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम मेरे मायके जा रहे हैं। अच्छा, आप मम्मी जी के पास रहेंगी तो हम लोगों को कोई चिंता भी नहीं होगी। बेटा बहू चले जाते हैं। सहेली निशा के घर में जैसे ही घुसती है, उसकी सास कहती है, आ गई रीना, जब से अंधी हो गई हूँ तू तो आती ही नहीं घर। अरे क्या बताऊं सीमा, तेरा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे जैसे ही बेटी की शादी हुई उधर तू अंधी हो गई। कैसे, मतलब समझ में नहीं आया। सास जोर जोर से हंसती है। अरे पागल हो गई है क्या? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना, ठीक हो जाएगी। मन नहीं करता क्या दुनिया देखने का? कल को पोता पोती होंगे, उन्हें कौन खिलाएगा? तेरी भी तो बहू आई है, तेरे भी तो बेटे को बच्चा हुआ, कितना खिला लिया तूने। अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी थी। लड़की की पहले दिन से ही डिमांड थी कि सास ससुर के साथ नहीं रहना, चाहे जो हो जाए। अब बोल क्या करती मैं। फिर क्या कर लिया तूने? दोनों आंखें होने के बाद भी परेशान ही है ना? हाँ, पर चल कम से कम दुनिया देख तो रही हूँ ना, तेरी तरह अंधी तो नहीं हो गई। निशा की सास शांत हो जाती है। उनकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। अरे अरे रो मत, क्यों रो रही है? वैसे भी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जो देखा जाए। चालाक बहुएं और ऊपर से वो बेटे जिन्हें बचपन से सीने से चिपका कर पाला, वो भी बीवियों के कहने पर माँ से लड़ पड़ते हैं। तेरी गुलाबी रंग की साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, और ये जो चश्मे का फ्रेम है ना, जच रहा है तुझ पर। सहेली शांत हो जाती है। मतलब तू अंधी नहीं है, तू देख सकती है। हाँ, तू मेरी सबसे खास सहेली है, इसलिए बता रही हूँ। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। अरे तो फिर अंधी होने का नाटक क्यों कर रही है? दुनिया देख ली है मैंने, देखा है मैंने कैसे सास को देखकर बहुएं रंग बदलती है। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। पति का साया तो पहले ही उठ गया, बेटे को बहू ले गई तो क्या करूंगी? सारा काम कर देती हूँ, वो इसी में खुश है। सहेली निशा की सास को गले लगा लेती है। लेकिन झूठ बोलकर कब तक? अरे कब तक ऐसे रहेगी? थोड़ी ही देर में बाहर से बेटा बहू के आने की आवाज आती है। बस चुप कर, जो मैं कर रही हूँ बस साथ दे मेरा, नहीं तो। बहू घर पर आती है। सामने 2 कप में चाय, शादी के एल्बम और कुछ खाने पीने का सामान रखा था। माँ जी, कुछ खाया आपने? खाना क्या है बहू, बस चाय पी है। सब्जी दे दे, मैं काट देती हूँ, रात के खाने की तैयारी हो जाएगी। अरे नहीं माँ जी, मैं खाना बना लूंगी, आप आंटी के साथ बैठिए ना। बहू सारा खाना बनाकर सास को आवाज देती है और सभी बैठकर खाना खाते हैं। माँ जी, ये लीजिए, कटहल खा लीजिए, ये कह रहे थे कि आपको बहुत पसंद है। हाँ, ला दे। बहू सास को रोटी का डिब्बा पकड़ाती है, लेकिन सास नहीं पकड़ती। वो कटहल देना बहू। बहू जल्दी से सास को कटहल दे देती है। अगले रोज फिर सास झाड़ू लगा रही होती है कि बहू कहती है, माँ जी, आप ठीक से झाड़ू नहीं लगा रही, पीछे देखिए कितना सारा कचरा फैला हुआ है, लाइए मैं लगा देती हूँ। सास डर जाती है और पीछे देखती है। कहाँ बहू? अरे कहीं तो नहीं है कचरा, देख। नहीं माँ जी, आप देख नहीं सकती ना, इसलिए आपको नहीं दिखा। बहू सास से झाड़ू लेकर सारे घर में झाड़ू लगा देती है। सास अब जो काम करने जाती, बहू उनसे छीन लेती। क्या बात है बहू, आजकल तुम मुझे कोई काम क्यों नहीं करने देती? माँ जी, काम ही क्या है, हम 3 लोगों के लिए खाना और 2 कमरे की घर की सफाई, ये तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। सास को समझ में नहीं आता कि आखिर बहू ऐसा क्यों बोल रही है। वो कुछ दिनों तक सब देखती है और फिर एक दिन बहू की सहेली आती है। अरे रमा,
क्या बात है, कैसे आना हुआ? बैठ, मैं चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं निशा, तू सहेली से बात कर, मैं ले आती हूँ चाय। वाह क्या बात है, तेरी सास को आंख से दिख भी नहीं रहा लेकिन चाय बनाने को तैयार। और एक मेरी वाली है, हाथ पैर हिलाने के भी पैसे लेती है। वैसे यार आज मैं रिलैक्स हूँ, छोड़ आई मैं उन्हें वृद्धाश्रम। सास डर जाती है और अंदर से चाय बनाकर ले आती है, लेकिन डर के मारे सास के हाथ से चाय की ट्रे गिर जाती है। बहू की सहेली बोल पड़ती है, अरे कुछ काम होता नहीं है तो करती क्यों है बुढ़िया, एहसान दिखाने के लिए? अरे मैं तो कहती हूँ तू भी इस अंधी को वहीं छोड़ा। नहीं नहीं निशा बहू, मुझे माफ कर दे, गलती से ट्रे गिर गई। मैं सारा काम करूंगी, बस मुझे मेरे बेटे से अलग ना कर, मैं नहीं रह पाऊंगी उसे देखे बिना। बस माँ, यही सुनना था। आप देख सकती हैं, फिर भी डर के मारे जो नाटक आपने अंधी होने का खेला, मैं उसे खत्म करना चाहती थी। माँ जी, आप घर की बड़ी हैं, मेरे पति की माँ हैं। मेरे लिए आपकी जगह भगवान से कम नहीं। आप अंधी नहीं भी होंगी तो भी मैं कभी भी आपको खुद से दूर नहीं करूंगी। माँ जी, मेरा विश्वास रखिए। फिर निशा सहेली को देखती है। अच्छा होगा रमा कि तुम मेरे घर से चली जाए, क्योंकि मेरे घर में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो बड़ों की इज्जत नहीं करते। सास चैन की सांस लेती है। जीती रहे बहू, जीती रहे। अंतरिक्ष में गई सास बहू। मम्मी, आप इतनी अच्छी एस्ट्रोनॉट हो, फिर ये अर्ली रिटायरमेंट क्यों? क्योंकि बचपन से मेरा बस एक ही सपना था, जिसके लिए मैंने लाइफ में बहुत कुछ खोया और छोड़ा। लेकिन अब इस अर्ली रिटायरमेंट के जरिए मैं बस तुम दोनों के साथ और पास रहकर बिना किसी हड़बड़ी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। सास की बात सुनकर काजल मुस्कुराकर चली जाती है। उसी शाम ऑफिस से घर वापस आकर अजय अपनी मम्मी के पास बैठता है। मम्मी, क्या हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कोई नया स्पेस मिशन प्लान कर रही है? क्या मिशन है बताओ ना मम्मी। हे भगवान, शरीर इतना बड़ा हो गया लेकिन दिमाग आज भी बच्चों से गया गुजरा है। घर में आया नहीं कि सवाल शुरू। तो तुम जवाब दे दो ना। मैं क्या जवाब दूं? जैसे तुझे मेरे रिटायरमेंट के बारे में पता ही नहीं। इतने समय से तूने मुझे ऑफिस जाते हुए देखा क्या? फिर मुझे कैसे पता होगा? जा, तेरी पत्नी से पूछ, वो रोज ऑफिस जाती है। माँ की बात पर अजय आवाज लगाकर काजल को बुलाकर वही सवाल उससे भी पूछता है, पर काजल उसका कोई जवाब नहीं देती। और बोलो पत्नी से पूछने के लिए, मैडम जवाब ही नहीं दे रही। सवाल जायज हो तो जवाब मिलेगा ना। तुम्हें अच्छे से पता है, कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स के चलते हम किसी से भी ऑर्गेनाइजेशन और मिशन से रिलेटेड कोई बात नहीं कर सकते। वो तो पता है, लेकिन मुझसे भी छुपाने का मतलब समझ में नहीं आया। वो मम्मी, रिटायरमेंट एप्लीकेशन के बाद से आपने ऑफिस भी आना बंद कर दिया। सबको लगा कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं होगी, इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया। क्या तुम भी इस मिशन का हिस्सा हो? मैं ही इस मिशन की लीड साइंटिस्ट हूँ। ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मिशन है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया में हमारे नाम के साथ मेरा प्रमोशन भी पक्का है। काजल की बात सुनकर दोनों माँ बेटे हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अब दिन बीतने लगते हैं। काजल स्पेस मिशन के चलते पहले से ज्यादा बिजी हो जाती है और देर तक ऑफिस में समय बिताने लगती है। कुछ समय तक इसे चुपचाप देखने के बाद एक सुबह बहू को सामने देखकर आखिरकार सास उसे टोक ही देती है। आ रही हो या जा रही हो? भाई, हमें तो तुम्हारी शक्ल देखे लगता है सदियां बीत गई। मैडम कब आती है कब जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। अरे ऐसा कौन सा मिशन है जिसने सुबह रात घर परिवार सब भुला दिया? मिशन तो मैंने भी बहुत देखे हैं और गई भी हूँ, पर ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। मम्मी, मैं आपकी चिंता और गुस्सा समझ सकती हूँ, पर ये स्पेस मिशन आज तक के सभी मिशन से बहुत अलग है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसा क्या है इसमें? आई एम सॉरी मम्मी, मैं नहीं बता सकती। भूलो मत, मैंने रिटायरमेंट अप्लाई किया है।
लेकिन रिटायर होने में अभी 7 महीने बाकी है, जिसके हिसाब से मैं आज भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। तो मुझे बताकर तुम कोई रूल नहीं तोड़ रही। मुझे सब याद है मम्मी, और मुझे ये भी पता है कि अगर आप साथ दें तो मिशन के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। पर सीनियर्स ने रूल बनाया है कि इस मिशन की इंफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं के पास होगी जो इसका पार्ट है, और मुझे तो उन्होंने खास अपने पास बुलाकर ये समझाया था। बहू की बात सुनकर सास सोच में पड़ जाती है और अगले दिन खुद भी ऑफिस पहुंच जाती है। ओहो, क्या बात है मैडम, रिटायरमेंट के एप्लीकेशन के बाद तो आपने दर्शन देने भी बंद कर दिए। अरे सर, अगर ईद का चांद रोज निकला करता तो क्या उसका स्वागत इतने जश्न से होता। इस पर सीनियर भी हंसने लगते हैं और दोनों कैबिन में जाकर बैठ जाते हैं, जहां सास बातों बातों में नए स्पेस मिशन के बारे में पूछती हैं। वो उन्हें मिशन के बारे में सब कुछ बताकर तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुला लेते हैं, जिसमें साइंटिस्ट की टीम और काजल के साथ एस्ट्रोनॉट्स की पूरी टीम भी होती है। तो ये है हमारी टीम, जो सब कुछ भूल कर दिन रात इसी मिशन पर काम कर रही है। अगर आप भी हमें ज्वाइन कर ले तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अगर आप मुझे टीम में चाहते थे तो पहले कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आपने स्पेस में ना जाने के फैसले के साथ डेस्क जॉब का भी इनकार कर दिया और अर्ली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, और फिर पिछले 1 महीने में किसी के साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। इसलिए हमने सोचा शायद अब आप ब्रेक लेकर इस सब से दूर रहना चाहती हो, और इसीलिए किसी ने आपको परेशान करना सही नहीं समझा। बात तो आपकी सही है, फिर भी एक सुझाव देना चाहूंगी। ये जो आप कर रहे हो ना, ये मिशन नहीं, साफ सुसाइड है। एक साथ इतने सारे लोगों को स्पेस में 6 महीने रहने के लिए भेजना आसान काम नहीं है, और ये बात मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें सारे कॉन्सिक्वेंसेस, स्पेस नेचर, मिशन की मुश्किल सबका पता है, और ऐसा करने वाले हम पहले नहीं हैं। इसलिए ये भी साबित है कि काम हो सकता है। आप सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए इतने सारे लोगों की जान और मेहनत को दांव पर लगाना चाहते हो, जिसमें सक्सेस रेट भी मुश्किल से 1% है। बहुत देर तक इन्हीं सब बातों पर बहस चलने और काजल की सास उर्फ ऑर्गेनाइजेशन की सबसे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट को बहुत देर समझाने के बाद भी जब वो राजी नहीं होती, तो ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर्स को उन्हें घर वापस भेजना पड़ता है। लेकिन उसी के बाद से न चाहते हुए भी सास मिशन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। माँ, जब घर में बैठकर भी मिशन के बारे में ही सोचना है, तो इससे अच्छा है कि वहां जाकर इस सोच के जरिए उनकी मदद ही कर दो। उन्हें ऑफिस में नहीं, स्पेस में जाने के लिए मेरी जरूरत है। वो चाहते हैं कि मैं हेड एस्ट्रोनॉट बनकर बाकी सबके साथ स्पेस में जाऊं। वाओ, रिटायरमेंट से पहले आखिरी असाइनमेंट की तरह इससे अच्छा और क्या हो सकता है माँ? आपको हाँ बोल देना चाहिए। उस टीम में एक मेंबर काजल भी है। अगर हम दोनों ही चले जाएंगे तो तुम अकेले कैसे रहोगी? वहां से जिंदा वापस आने की कोई गारंटी नहीं बेटा। अब भी हमें भेजना चाहते हो क्या? जिस दिन से आपको पहली बार स्पेस में जाते देखा है, तभी से ये डर और पॉजिटिविटी दोनों साथ लेकर जीना सीख गया हूं। आप जाओ माँ, मुझे पूरा भरोसा है आप दोनों वापस भी आओगे और देश के साथ मेरा नाम भी रोशन करोगे। बेटी की बात सुनकर माँ के अंदर हिम्मत आती है और वो एक बार फिर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाती है, जहां उसके फैसले से सब बहुत खुश होते हैं और स्पेस मिशन की तैयारी पहले से ज्यादा जोश में शुरू हो जाती है। कुछ ही समय बाद दोनों सास बहू स्पेस में पहुंच जाती हैं। आखिरकार आज मेरी साइंटिस्ट बहू एस्ट्रोनॉट भी बन गई। सिर्फ स्पेस सूट पहन लेने से कोई एस्ट्रोनॉट नहीं बन जाता। मैं साइंटिस्ट हूँ और उसी में खुश हूँ। अगर मिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो शायद कभी यहाँ आती भी नहीं। इसी तरह दिन पर दिन स्पेस की अनेक मुश्किलें और दिक्कत सहते हुए देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाते हुए सब सही सलामत अर्थ पर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद से दुनिया भर में ये मिशन सास बहू की अंतरिक्ष यात्रा के नाम से मशहूर हो जाता है।